हेलो बच्चों। क्लास 10th यूपी बोर्ड टारगेट है 2000 हमारा 25-26 का ये सत्र हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस संकल्प बैच में जो कि यूट्यूब पे हमने लॉन्च किया है अपने श्री नारायण ग्रुप इंस्टीट्यूशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे पूरे जज्बे के साथ इस बैच से नोट्स बना करके पढ़ेंगे वे बच्चे अवश्य 70 में से 70 ला सकेंगे। आज हम लोग इस पहले चैप्टर विज्ञान का पहला चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये काफी बेसिक चैप्टर है जो आपके रसायन विज्ञान में बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करता है। इसलिए इस चैप्टर पे हमें बहुत जोर देना है बच्चों और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जहां कहीं भी समझ न आए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज दोबारा बता दीजिए। हम 2 से 4 बार आपको समझाएंगे, वो कोशिश करेंगे, क्योंकि शिक्षक ही असल में बच्चे का असली गुरु कहा गया है जो उसके जीवन में प्रकाश लाता है। इसलिए सभी बच्चे, सभी छात्र हमसे जो जुड़ रहे हैं बिना किसी संकोच के आप हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जाकर के प्रश्न कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो हम अवश्य, हमारी फैकल्टी अवश्य आपको उत्तर देगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर को जिसका नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपके मन में ये जागता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, किसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हो। तो रासायनिक अभिक्रिया से करने से पहले आपने कुछ पढ़ा होगा क्लास 9th में, उसे मैं बता देता हूं। आपने क्लास 9th में जो पढ़ा है उसे कहते हैं बच्चों परिवर्तन। आपने परिवर्तन देखे हैं। पदार्थ में परिवर्तन अगर मैं बात करूं तो ज्यादा सही है। आपने रसायन विज्ञान में पदार्थ में परिवर्तन क्लास 9 में पढ़ा रखा है। क्या आप में से कोई बच्चा ये बताएगा पदार्थ में परिवर्तन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो आपको अगर ध्यान हो तो आप बता सकते हैं कि सर हम पदार्थ में परिवर्तन 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला परिवर्तन बच्चों भौतिक प्रकार का होता है। भौतिक रूप से हम जो परिवर्तन कहते हैं इसे इंग्लिश में बच्चों फिजिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है बेटा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। इससे बच्चों हम लोग रसायन विज्ञान में केमिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास 2 परिवर्तन हैं, एक भौतिक परिवर्तन है और एक रासायनिक परिवर्तन है। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तनों में आपने देखा है बच्चों, इसके उदाहरण देखिए। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कुछ आपने देखा है, जैसे पानी को हम जब गर्म करते हैं बच्चों, पानी को जब हम गर्म करते हैं, कि गर्म करने के चिन्ह है डेल्टा, अभी हम बताएंगे क्यों लगाया जाता है। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो ये वाष्प में बन जाता है बच्चों। इस तरीके से अगर किसी पात्र में आपने पानी को लिया है और पानी को लेकर के आपने गर्म कर दिया, तो गर्म करने पे यहां से क्या होता है बेटा, ये वाष्पित होकर के ऊपर उठने लगता है। वाष्प माने वेपर बनाने लगता है। और वेपर जब बनाता है तो हम कह सकते हैं इसकी अवस्था में परिवर्तन आ चुका है। अब पानी को आपने परिवर्तित किया, आपने द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में ले गए, ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि आप पानी को आवश्यकता से अधिक ठंडा कर देते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाकर के आप ठंडा करते हैं, तो ये बच्चों बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। पानी किस में बदल जाता है बच्चों, बर्फ में। अब बर्फ में बताइए ये क्या है अवस्था, इसे इंग्लिश में सॉलिड या हिंदी में ठोस अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी पानी जो थी वो द्रव अवस्था थी, द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में बदल दिया। तो हम यानी कह सकते हैं कि द्रव अवस्था, पानी के केस में द्रव अवस्था बदल सकती है बच्चों ठोस अवस्था में, ठोस द्रव में बदल सकता है और ठोस फिर से वाष्प में बदल सकता है। यानी ये तीनों अवस्थाएं आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं। यानी यह तीनों अवस्थाएं आपस में
एक दूसरे से परस्पर के मिलजुल करके बदल सकती हैं। पानी को आप गर्म कर देंगे, वाष्प बन जाएगी। पानी को आप ठंडा कर देंगे तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार का परिवर्तन आपने देखा बच्चों, भौतिक परिवर्तन। तो ये कुछ भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार का अगर और परिवर्तन आप देखना चाहें तो जैसे हम लोग कहते हैं मोम को, मोम जो आपके पास होता है, अगर मोम जिसे हम इंग्लिश में बच्चों वैक्स कहते हैं, इसे गर्म किया जाए, वैसे यह रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि इसको गर्म कर दिया जाए तो यह भी क्या बन जाता है बच्चों, यह द्रव में बदल करके चेंज हो जाता है, यानी ये लिक्विड बना लेता है। आपने देखा होगा दीपावली इत्यादि में जब मोमबत्ती जलती है तो द्रवित होती है, वह लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, लिक्विफाई हो जाती है और धीरे 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 करके वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीजन के संपर्क में जलने पर मोम जलता रहता है और मोमबत्ती खत्म हो जाती है। चलिए, तो ये हमने कुछ यहां पर फिजिकल चेंजेस पढ़े। तो मोम की मोम का पिघलना भी बच्चों एक प्रकार का क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। अब सर आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताइए, जिसपे हमारा चैप्टर है। तो वही रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ाने के लिए हम आपको आए हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में पहला एग्जाम्पल आप लीजिए जो एनसीईआरटी आपको कहती है। पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी आपको कह रही है कि गर्मियों की यदि तापमान में हम दूध को खुला छोड़ दें तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक परिवर्तन होगा, बच्चों बताइएगा। तो सर आप कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे कि यहां पर गुरुजी रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये रासायनिक परिवर्तन क्यों हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन यह इसलिए होगा बच्चों क्योंकि जब दूध को हम खुला छोड़ देते हैं, ध्यान से देखिए, जब दूध को हम कमरे के तापमान पर गर्मियों में खुला छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि यहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से ही एक्टिव होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, इन्हें शॉर्ट में लैब कहते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, आपने दूध को गर्म नहीं किया और आपने इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो दूध में ये बैक्टीरिया जाकर के ग्रो करेंगे और दूध में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है बेटा कैसीन नाम की प्रोटीन। इस कैसीन नाम की प्रोटीन को ये लोग फाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, इसके स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं, जिससे आप कहते हैं कि श्रीमान जी दूधिया दूध दे गया था परंतु आज क्या हुआ, दूध फट गया है, दूध फटा। तो दूध फट गया का मतलब क्या, दूध खराब हो गया। हालांकि वो खराब क्या, उसको फिर हमारी माताएं बहनें गर्म कर लेती हैं, गर्म करने के बाद उसको चाहे उससे पनीर बना लिया जाए निकाल करके, अथवा थोड़ा सा उसको रख दिया जाएगा तो खट्टा हो जाएगा, दही वगैरह के रूप में भी उसका उपयोग हो सकता है, मठा वगैरह में भी। तो यहाँ पे ये प्रोटीन कैसीन नाम की दूध खराब हो जाती है, एक कैसीनेट में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से दूध फटा माना जाता है। तो ये बताइए भौतिक परिवर्तन हुआ दूध का कि रासायनिक परिवर्तन हुआ बच्चों, अवश्य ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ने कौन सा एसिड छोड़ा है बच्चों, बैक्टीरिया ने इसमें लैक्टिक एसिड छोड़ा है। कौन सा एसिड छोड़ा है बच्चों, लैक्टिक एसिड छोड़ करके यह क्रिया कराई है, इसलिए हम इसको कहेंगे बच्चों रासायनिक परिवर्तन है। अब अगली क्रिया पे चलते हैं। अगली क्रिया हमको जो समझाई जा रही है एनसीईआरटी में वह यह है कि लोहे के तवे अथवा तसला अथवा कीले को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो क्या होगा, क्या भौतिक परिवर्तन होगा, यह भी रासायनिक परिवर्तन होगा बच्चों। क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर इस प्रकार की एक आप कील लें, सुज्जा लें और इसको आप छत पे छोड़ावें और छत पे छोड़ावें, बारिश में ये भीगता रहे, बारिश में भीगने के कारण क्या होगा बच्चों, आप इसमें कुछ ही दिन में देखेंगे इसमें जंग लग गया है। क्या लग गया है, आप इसमें कहते हैं इसमें जंग लग गया है। तो ये जंग लगने की अभिक्रिया क्या है, लोहा यानी वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर गया है। लोहे ने जब पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है तो इसमें जंग लगने की अभिक्रिया हुई है। तो यह भौतिक परिवर्तन ना होकर के रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है आपका अंगूर का किण्वन हो जाना। अंगूर, आपने सुना होगा कि अंगूर से हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों,
अंगूर से विभिन्न प्रकार की शराब बनाई जाती है। देशी शराब भी बनाई जाती है, अंग्रेजी शराब भी बनाई जाती है। तो अधिकतर अंगूर से जो शराब बनती है उसको बच्चों किण्वित किया जाता है। किण्वन करके या किण्वित करके उसे हम शराब में परिवर्तन करते हैं। इस शराब को परिवर्तन करने के लिए जिस प्रकार की आवश्यकता होती है वह एक फंजाई है बच्चों। इसे फंगस के नाम से जानते हैं, कवक। इसे कहते हैं यीस्ट। ये यीस्ट नाम का कवक बच्चों अंगूर के रस पर ग्रो करके अपनी ग्रोथ को करता है और इसको परिवर्तित करता है शराब में। यानी अब इसमें हो जाएगा अल्कोहल। इसमें क्या आ जाएगा? अल्कोहल आ जाएगा। अल्कोहल के आने से ये शराब जो पिएगा नशे में झूमेगा। हालांकि शराब पीना बहुत ही बुरी बात होती है, किसी को भी जीवन में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है भोजन का पकाया जाना। बच्चों भोजन की जो अवस्था होती है, आपके घर में किस रूप में भोजन आता है? सर आप कहेंगे कि सर अनाज आता है पहले, फिर अनाज को पिसवाया जाता है, अनाज को पिसवाने के बाद आटा बनता है, चावल है। तो इसको इसी प्रकार से हम तो खाते नहीं है। यह कच्ची अवस्था है भोजन की। भोजन को हम पकाते हैं। तो भोजन जब पकता है तो यह क्या भौतिक परिवर्तन हुआ? नहीं बच्चों, याद रखिएगा, भोजन पकता है अग्नि पर और अग्नि पर इसका दहन होता है और दहन करने से क्या होता है कि भोजन पकता है। और भोजन जब पकता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस CO2 वगैरह निकलती हैं। रोटी इत्यादि को देखिए, रोटी फूलती है तो रोटी के फूलने में कौन सी गैस है? CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे फुला देती है। तो यहां पर एक गैस निकल रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि भोजन का पकाया जाना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। देखिए एनसीईआरटी आपके लिए बहुत जरूरी है। राजीव प्रकाशन की पुस्तकें हों, चाहे बालाजी प्रकाशन की पुस्तकें हों, चाहे काका प्रकाशन की पुस्तकें हों, पुस्तकों में सबसे अच्छी उत्तम पुस्तक जो कही गई है वो एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी ही आधार है आपके यहाँ क्वेश्चन बनाने का। इसलिए जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि आपने बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लिया तो आपके 70 में से 70 नंबर विज्ञान में आने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिर नेक्स्ट आपका पूछा जाता है कि हमारे शरीर में भोजन को पचा लिया जाता है। पचा लिया जाता है यानी डाइजेशन किया जाता है। तो यह पचाने अथवा डाइजेशन की जो क्रिया है, क्या रासायनिक परिवर्तन है अथवा भौतिक परिवर्तन है? तो भोजन को हम लार के साथ मिक्स करते हैं तो यहीं से हमारा पाचन भी आरंभ होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहां से आरंभ होता है? तो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है वह लार के साथ मिक्स होकर के गलना शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत अधिक देर तक आपको रोटी चबाने पर मीठी लग सकती है। फिर इस भोजन को हम डालते हैं तो यह हमारे स्टमक, पेट में जाता है। जब स्टमक में जाता है तो यहां पर HCl नाम का एसिड है। इस एसिड के साथ यह मिक्स हो जाता है और इस एसिड के साथ मिक्स होकर के फिर अभिक्रिया करता है। आगे यह छोटी आंत में जाता है, वहां भी इसका डाइजेशन किया जाता है। लीवर के द्वारा आए हुए जूसेस के साथ यह मिक्स होता है, जैसे बाइल जूस कहते हैं। तब जाकर के यह पूरी तरीके से पच जाता है, तब इसका अवशोषण किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन का पचाया जाना भी बच्चों एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है, ना कि भौतिक परिवर्तन। अब अगली बात है, श्वसन को कहा जा रहा है कि श्वसन किस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन की फिजिकल। देखिए हम सांस ले रहे हैं तो यह सांस लेने की जो क्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं? ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं तो यह हमारे RBC रक्त कोशिकाओं, लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा यह हमारे हर एक कोशिका के पास ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है और इस ऑक्सीजन का प्रयोग करके जो हमने ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट खाया है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, उससे ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? यदि आपने पढ़ा हो कोशिका, तो कोशिका में आपने पढ़ा होगा एक कोशिकांग जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया नाम के कोशिकांग में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और ऊर्जा का निर्माण बच्चों होता है ATP के फॉर्म में। यह भी आपने सुना होगा। या आपको जानकारी नहीं है तो आप नोट साथ साथ में बना रहे हैं तो लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को जो मैं आपको बता रहा हूं। तो श्वसन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो यहां पर एनसीईआरटी ने बहुत सारी बात बता दी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी कहती है इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति, पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हम कह सकते हैं जब जब किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, सीधी सी बात है। अगर रासायनिक परिवर्तन कहीं आपको दिख रहा है तो आप कह दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वैसे ऑफिशियल डिफिनेशन क्या होगी इसकी, तो ऑफिशियल डिफिनेशन को हम लोग बता देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जिन्हें हम बच्चों अभिकारक कहेंगे, क्या कहेंगे, अभिकारक, परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ जिसे हम बच्चों उत्पाद कहेंगे, का निर्माण करते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या हो गया आपका परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जिन्हें अभिकारक कहा जाता है परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ जिसे उत्पाद कहा जाता है का निर्माण करते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल यहां पर ले लीजिए बच्चों। जब हाइड्रोजन गैस को बच्चों हम लोग Cl2 के साथ मिलाते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम लोग Cl2 के साथ मिला देते हैं, यहां पर ट्वाइस ऑफ HCl का निर्माण हो जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है बच्चों, गैस है, ठीक है, क्लोरीन क्या है बच्चों, गैस है। इन दोनों गैसेस को मिलाइए और मिला करके हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करने में इस प्रकार का परिवर्तन मैंने आपको दिखाया कि H2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए और HCl का फॉर्मेशन कर दीजिए। तो यह एक, देखिए यहां पर H2 क्या है, एक अभिकारक है, Cl2 क्या है बच्चों, एक अभिकारक है। तो दो अभिकारक मिलकर के क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चों, उत्पाद। इस उत्पाद को क्या कह रहे हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा भी जाना जा रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया आपको मिल सकती है, जैसे वाटर है बच्चों, वाटर को हम ब्रेक डाउन कराएं, मोस्टली इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा आपने देखा होगा। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन मिल जाते हैं और हाफ ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है, ये इलेक्ट्रोलिसिस में आप देखेंगे आगे चल करके। तो इस प्रकार की अभिक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। क्यों, क्योंकि सर इसमें वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कभी कभी कोई अभिकारक टूट कर भी हमें नया उत्पाद दे सकता है। इसमें देखिए वाटर क्या है, अभिकारक है, अभिकारक ने अपने आप को तोड़ दिया और तोड़ करके क्या हुआ है, यह आयन में बच्चों परिवर्तित हो गया। इसे धन आयन कहेंगे और इसे कहेंगे बच्चों ऋण आयन, ठीक है। तो धन आयन ऋण आयन में परिवर्तित हो जाना भी इस प्रकार का परिवर्तन बच्चों एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही कहलाता है। तो आपने रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा देख ली। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ बहुत लंबा चौड़ा होगा, हम कैसे जान सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अब क्रियाकलाप क्या करना है मैं बता देता हूं आपको। जो क्रियाकलाप करना है, इसमें आपको लेना है बच्चों मैग्नीशियम का रिबन, रेड कलर दिखेगा नहीं आपको, येलो कलर लेते हैं। आपको मैग्नीशियम का बच्चों एक रिबन लेना है। रिबन जानते हैं ना समझ में आ रहा हो तो लिख लीजिए बच्चों फीता। एक रिबन का फीता ले लीजिए मैग्नीशियम का, इसको रेगमाल से थोड़ा रगड़ लीजिए, अच्छे से इसको रगड़ के, फिर रगड़ने के बाद यहां पर एक कैंडल जलाइए और कैंडल जलाने के बाद बच्चों इसमें लगा दीजिए। जब आप जलाओगे तो यहां नीचे एक कटोरी या प्लेट रख लेना, इसमें आप देखोगे व्हाइट 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 कलर का पूरा एक पाउडर जैसा आपको एकत्र होकर मिल गया है। अब यह क्या है, रिबन, मैग्नीशियम के रिबन फीते को जब हमने जलाया, गर्म किया,
गर्म करने लगे, जलाने पर, दहन करने पर, इसका जब दहन किया तो यह पाउडर मिल गया। यह पाउडर आउट और कुछ नहीं था बच्चों, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है बच्चों। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड का यह पाउडर आपको मिला हुआ है। तो यह आपको पहला क्रियाकलाप दिखाया गया जिसके बारे में आपको बताया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं। तो यानी अभी तक हमारे पास मैग्नीशियम का एक रिबन था जो कि सॉलिड था, लेकिन इसको जैसे ही हमने इसको जलाना आरंभ किया यह पाउडर में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी फॉर्म भी बदल गई। तो यहां पर हम कहेंगे बच्चों भौतिक परिवर्तन होने के साथ रासायनिक परिवर्तन भी हुआ, क्योंकि अभी यह मैग्नीशियम था लेकिन आग के संपर्क में आने पर, दहन होने पर यह क्या हुआ, ऊष्मा के संपर्क में आने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। और अधिकतर पदार्थ ऐसे ही होते हैं, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, मोस्टली जो मेटल होते हैं, धातु, धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर बच्चों लिख लेना ऑक्साइड, सदैव ये ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड बनाना, इसीलिए आपने कॉपर का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड पढ़ा होगा, क्योंकि धातु ऑक्साइड बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां पर बच्चों देखिए इसी क्रियाकलाप में लिखा हुआ है, क्या करेंगे हम कि शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता से करना है। लगभग आपको 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेना है। चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करना है। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है। मैग्नीशियम का रिबन दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या देखा? क्या देखा का मतलब प्रेक्षण में आप क्या लिखेंगे? तो प्रेक्षण में आप लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉच ग्लास में इकट्ठा हो जाता है, और उसी का डायग्राम यहां पर बना है। देखिए बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को हाथ में पकड़ा गया है, इसको फिर जलाया जा रहा है बर्नर की सहायता से या स्प्रिट लैंप की सहायता से, और यहां एक प्लेट रखी, इस प्लेट में जो पाउडर इकट्ठा हुआ है उसे कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इसमें नया क्वेश्चन आपसे कैसे बन सकता है। आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा, यहां पर मैग्नीशियम रिबन लिखा रहेगा, यहां पर चिमटा लिखा रहेगा, यहां पे बर्नर लिखा रहेगा, और यहां से ये वॉच ग्लास में से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को छुपा दिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा करके कि दिए हुए रिक्त स्थान में हम क्या भरें, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, मैग्नीशियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप क्या बताएंगे कि श्रीमान जी मैग्नीशियम के रिबन का दहन करने पर हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। इस तरीके से भी आप कंकाल का समीकरण भी लिख सकते हैं, अथवा तो आप लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से पूरा हिंदी। समझ में आया क्या? ये पहला पेज था। अब हम चलते हैं अगले पेज पर बच्चों। अगले पेज में क्या बताया जा रहा है, इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे बच्चों। अगले पेज में देखिए क्या कह रहे हैं। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत संक्षिप्त में आपको हर चीज को बताती है। कह रही कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का जब हमने दहन किया तो यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो गया। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ही यह बना है। तो यह आपसे क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम का रिबन दहन करने पर क्या बनाता है। तो यह बनाता है बच्चों MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। चलिए अब अगला क्रियाकलाप हमको दिया गया है। अगले क्रियाकलाप में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि एक परख नली आपको लेनी है। परख नली जानते हो बच्चों, इस तरह की परख नली होती है, कांच की यह बनी होती है बच्चों। कांच की यह परख नली इसीलिए बनी होती है क्योंकि इसमें अभिक्रिया कराना बहुत अधिक टेम्परेचर पर संभव है। किसी अन्य पात्र में आप टेम्परेचर में को गर्म करोगे तो हो सकता है वह सही हो जाए, लेकिन कांच की परख नली में कराना अच्छा रहता है। तो इसको चिमटे से ही पकड़ करके बच्चों हम लोग अभिक्रिया कराते हैं जिससे हमारा हाथ न जले। तो एक परख नली में हमने लेड ले लिया, लेड मतलब सीसा ले लिया, उसमें नाइट्रेट का घोल ले लिया,
इसमें फिर पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दिया। आपने क्या प्रक्षेपण किया, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है बच्चों कि हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक पारेख में लेड लिया है, तो पी ले लिया बच्चों, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा पी, और इस पे +2 होता है, NO3 -2 होता है, Pb+2, तो NO3, तो ये नाइट्रेट हो गया। और इसमें आपको क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बना देना है। तो पोटेशियम आयोडाइड का जब सॉल्यूशन बना देंगे तो क्या होगा बच्चों, तो पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा जब यह अभिक्रिया कराई जाएगी तब होगा ये कि नाइट्राइट चला जाएगा पोटेशियम के साथ और आयोडाइड आ जाएगा लेड के साथ। तो लेड का आयोडाइड मिल जाएगा और पोटेशियम का बच्चों नाइट्राइट यहां पर मिल जाएगा। ठीक है।